आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपना स्कूल बाय गौरव पांडे में स्वागत है। और आज आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, जनगणना, और वो भी बिल्कुल कॉमेडियन अंदाज में है, क्योंकि जनगणना ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग पूरे विश्व को भी पीछे करने के लिए एकदम तैयार हैं। अभी चलिए जनगणना की बात करते हैं। तो जनगणना हर 10 वर्ष में होता है। हर 10 वर्ष में भारत सरकार जनगणना कराती है कि कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, कितने पूरी आबादी है, कितना महिलाएं हैं, कितना पुरुष है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, और जनगणना से एक सवाल आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में आता है, और ये सिर्फ तैयारी करने वालों के लिए ही जरूरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो भारत में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं जनगणना। और जनगणना का मतलब होता है कि पूरे देश के उन सभी लोगों का एक गिनती करना कि कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। तो अंतिम जो जनगणना हुई है ये 2011 की हुई है, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनगणना की बात करें तो जो 2011 में जनगणना हुई, ये 15वीं जनगणना है। किसके हिसाब से? 15वीं जनगणना है। जब हम लोग, चूंकि जनगणना की शुरुआत कब हुई है, सबसे पहले बात करते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब हुई है। तो पहला देश जिसने जनगणना कराया वह था स्वीडन। स्वीडन से ही कॉन्सेप्ट मिला है हमें जनगणना कराने का, क्योंकि स्वीडन ही दुनिया का पहला देश है जिसने जनगणना कराया। इसके बाद पहली जो जनगणना हुई है ये हुई है 1872 में। और ये इस समय हमारे मतलब उस समय जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई। लेकिन ये पूर्णकालिक जनगणना नहीं थी। अगर बात की जाए कि पूर्णकालिक जनगणना किसके समय हुई, तो 1881 रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय हुई। इसको लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिपन के समय हुई 1881 में। ये पूर्णकालिक जनगणना थी। अगर हम बात करें, ये 15वीं जनगणना है। किसके हिसाब से जब जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पूछ लिया जाए कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना। और वैसे देखा जाए तो यहां से अगर हम देखें 81 से लेकर, तो ये 15वीं जनगणना हम कह सकते हैं कि 2011 में भारत में संपन्न हुई। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक के नाते, कोविड के प्रभाव के नाते यह जनगणना हो नहीं पाई। जनगणना कराने वाला पहला देश, अभी जैसे मैंने बताया, वो कौन सा था? स्वीडन जो था ये पहला देश था, और स्वीडन ही हमारा नोबेल पुरस्कार भी देता है। इसके बाद अगर जनगणना आयोग की बात करें, जो उस समय थे, जनगणना आयोग जो है जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि जनगणना के सारे जितने आंकड़े होते हैं वो पेश करता है। तो जनगणना आयुक्त जो थे उस समय वो थे सी चंद्रमौली ही यह व्यक्ति हैं जो कि जनगणना उस समय जनगणना आयुक्त थे, या इसी को कह सकते हैं सेंसस कमिश्नर थे। अगर आबादी की बात करें तो 2011 के अनुसार हमारी आबादी थी 121 करोड़ उस समय की आबादी थी। अगर हम बात करें तो अभी जल्दी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जनगणना, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे केवल 5, दुनिया के सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज्यादा है। अब सोचिए कि हम लोग इतने मेहनती हैं कि हमसे सिर्फ 5 देश पीछे हैं। और अभी हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार चाइना भी हम जल्दी ही चाइना को 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर जो है हम चाइना को पीछे कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर एवरेज आयु जो अभी निकाली गई है यह है 29 वर्ष। 29 वर्ष मतलब हमारे यहाँ सबसे युवा, अगर पूरे दुनिया में सबसे युवा की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा युवा कहाँ है? भारत में है। और जल्द ही हम जो है चाइना को भी पीछे करने वाले हैं अपनी मेहनत से। तो चलिए देखिए, ये 29 तो है हमारे अभी हाल ही में जो है हमारा औसत आयु की। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर नवयुवकों की बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नवयुवक जो है वो भारत में है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व जो उस समय का था, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो उस समय का निकला वो था 382। मतलब एक दायरा, अगर पूरी इंडिया का दायरा है तो प्रति 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलो लंबाई, इतना अगर इतनी एरिया लिया जाए तो करीब 382 लोग इतने में रहते हैं। अब इसके हिसाब से राज्यवार अगर हम बात करें कि राज्य में कौन सा ज्यादा है, तो भाई बिहारी सबसे आगे। कहते हैं कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां बिहारी पहुंच सकता है। तो बिहारी सबसे आगे है। ये 1 किलोमीटर में इतना कसम कस रह रहे हैं भैया ये बिहारी, और इतनी मेहनती हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में।
और वहीं बात करें वेस्ट बंगाल की, तो पहला नंबर सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। और दूसरा जो है हमारी यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जो है इस समय ममता बनर्जी है। और इनका जो है 1028 लोग कहाँ रहते हैं? वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे अधिक ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार और वेस्ट बंगाल का। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका होगा? दिल्ली का होगा। तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1 किलोमीटर में 11,310 लोग, मतलब इतनी सघन आबादी है दिल्ली की जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है, केवल 46। कितना? केवल 46 है, मतलब 1 किलोमीटर में सिर्फ 46 लोग ही यहाँ पर रहते हैं। अगर हम बात करें राज्यों में कम, तो राज्यों में कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। राज्यों में कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर में सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। मतलब बिहार और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बिहार में 1 किलोमीटर में रहते हैं 1106 लोग, और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 लोग रहते हैं। यह तो बात रही जनसंख्या घनत्व की। दुनिया में हम किसी से किसी मामले में मुकाबला कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम लोग जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा मुकाबला करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंतिम सांस तक लोग लड़ते हैं। तो चलिए देखिए, अगली बात अगर हम करें कि 2011 के अनुसार हमारा नारा क्या था, कि जनगणना का नारा क्या था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह जनगणना का नारा था। और पीसीएस 2010, पीसीएस 2012, ये 2 साल लगातार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि उस 2011 का जनगणना का नारा क्या था? तो 2011 के जनगणना का नारा क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये था। अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में जैसे कि हम खूब जानते हैं, जनसंख्या में हम उत्तर प्रदेश वालों को दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, और इसके हिसाब से उस समय जनगणना जब हुई तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना थी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ नापी गई। उत्तर प्रदेश के बाद अगला नंबर, अगले मेहनती लोग कहां पर आते हैं? तो वो महाराष्ट्र में आते हैं। इनकी संख्या थी 11 करोड़। इनकी संख्या कितनी थी? 11 करोड़ थी। और तीसरे नंबर में बिहारी बाबू आते हैं, क्योंकि ये भी पीछे नहीं रहते। जनसंख्या घनत्व में तो पहले नंबर पे है ये, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी ये कहां पर है? बिहारी बाबू भी तीसरे नंबर पे हैं, और इनका है 10 करोड़ लोग उस समय रहते थे। और लोवेस्ट की बात करें, सबसे कम जनसंख्या की बात करें, तो सिक्किम में लोग रहते हैं सबसे कम, और उससे कम मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से सबसे कम, ये कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, और ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात करें, अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश किसमें है? दिल्ली में सबसे हाईएस्ट है, और लक्षद्वीप में जो है उससे सबसे कम है। ये तो रही बात जनसंख्या की। अब बात करते हैं अगला टॉपिक पे, पढ़ाई लिखाई के मामले में, साक्षरता के मामले में। तो साक्षरता की अगर हम बात करें अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं साक्षरता होती क्या है। तो भारत में साक्षरता का जो आकलन है वो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर है, कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर है वह पढ़ने की योग्य होता है, ऐसा भारत सरकार मानती है। तो साक्षरता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यही समझते हैं। तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें कि साक्षरता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो साक्षरता कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साक्षर कितने लोग हैं, साक्षर लोगों की संख्या, कितने लोग साक्षर हैं, बटे साक्षर लोगों की जनसंख्या बटे 7 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं, 7 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं, और इसका 100 में गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? साक्षरता दर आ जाता है कि कोई भी कितने लोग हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं। तो उस समय की बात करें तो भारत की साक्षरता दर सबसे हाई जो नापी गई वो 74.04, मतलब करीब 100 में से 74 लोग जो है भारत के वो कैसे हैं, मतलब ये कोई आईएएस पीसीएस नहीं है, ये सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं, अपना हस्ताक्षर करना जानते हैं। तो 100 में से 74 लोग जो है ये इस तरीके के हैं जिनकी साक्षरता दर इस तरीके नापी गई। हमारा भारत जो है उसमें मेल्स और फीमेल की भी अलग अलग साक्षरता दर है। मेल्स की साक्षरता दर ज्यादा है, मतलब मेल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और फीमेल थोड़ा सा इस मामले में कम है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है
जिस ये राजस्थान के भी रीट की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं और पुरुषों में सबसे अधिक साक्षरता दर का अंतर है। मतलब महिलाएं बहुत पीछे हैं और पुरुष बहुत ज्यादा आगे हैं राजस्थान में। लेकिन मेल्स फीमेल की बात करें पूरे ऑल इंडिया में, तो मेल्स की साक्षरता दर करीब 81% है और फीमेल की साक्षरता दर करीब 67% है। ये जो है ये मेल और फीमेल का अंतर है कि मेल्स अगर 81 लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके मुकाबले फीमेल जो है केवल 67 ही लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। और लड़कियों को अभी आपने अब तो आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही है, ये चीजें बदल रही हैं और महिलाएं भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है और साक्षरता दर भी देश का सीधे सीधे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें राज्य पर बात करें तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल को माना जाता है। क्योंकि इसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है तो साक्षरता दर केरल की उस समय जो आई वो आई 93.4%। मतलब केरल की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 93.4% है। मतलब 100 में से करीब 93 लोग ऐसे हैं जिनको ये अपना हस्ताक्षर करना आता है, अपना नाम लिखना आता है। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले नंबर पे केरल है, लेकिन एसएससी में तो ऐसा पूछेगा ही नहीं ना, जो आप जानते हो तो पूछेगा ही नहीं। वो क्या पूछेगा, भैया जरा दूसरा नंबर बता दो कि हम तो केरल पढ़ के आए, ऐसे धुआंधार ऐसे हवा में गए कि, और उसने क्या पूछ लिया, उसने कहा बाबू बता दे मिजोरम का बता दे जरा, तो अब दूसरे नंबर बता दे, दूसरा हम तो पढ़ के नहीं गए। तो दूसरा नंबर जो है वो किसका है, मिजोरम का है 91%। कितना है 91%। मतलब केरल के बाद मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर अनपढ़ों में बात करें, बकलोल की बात करें, तो बकलोलों में बिहार अपना कभी पीछे नहीं रहता है। तो सबसे अधिक बकलोल कहाँ पे पाए जाएंगे, बिहार में सबसे अधिक बकलोल है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये दो राज्य ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर सबसे कम नापी गई। इनका करीब 67 नापा गया कि 67 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख पाते हैं बिहार में। क्योंकि बिहार के लोग तो ध्यान किस पे देते हैं, जनसंख्या घनत्व पे ध्यान देते हैं। वो जनसंख्या में ध्यान देंगे, तो जब उस पर ध्यान देंगे तो पढ़ाइयाँ कहाँ से करेंगे बाबू। तो ये तो रहा टॉप और लो लेवल का चीज। अब बात करते हैं यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे हाईएस्ट जो रहा वो लग रहा लक्षद्वीप हमारा ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना गया उस समय 91.4। और इसके बाद अगला नंबर जो आया जो सबसे कम वाले का आया जिसका नाम था दादर नगर हवेली। भारतीय आबादी का, अगर हम भारतीय आबादी की बात करें तो जनगणना 2011 ये कहती है कि पूरे दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से करीब 17 लोग भारत के ही हैं। मतलब पूरी दुनिया का जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जो है वो कहाँ रहती है, वो कहाँ रहते हैं भाई, वो भारत में ही रहते हैं। अब आइए बात करते हैं शहरी आबादी की और ग्रामीण आबादी की। तो मतलब कितने लोग शहर में रहते हैं और कितने लोग गाँव में रहते हैं। तो अगर 100 लोगों पे देखा जाए तो 31 लोग करीब शहरों में रहते हैं और करीब 68 से लेकर 69 लोग जो है गांव में रहते हैं। मतलब भारत में मैक्सिमम आबादी जो है वो ग्रामीण आबादी है और सबसे ज्यादा शहरी आबादी है कहाँ पर, सबसे ज्यादा शहरी आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। और उसके बाद शहरी आबादी कहाँ बसती है, सिक्किम में। कुल 31.2% है हमारी कुल शहरी आबादी और 68.8% है कुल ग्रामीण आबादी। शहरी आबादी में दो सबसे बड़े राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र और सिक्किम। क्योंकि महाराष्ट्र का ही ये दो बड़े राज्य हैं और सबसे बड़ा शहर जो है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा ठाणे पुणे के पास पड़ता है ठाणे। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन के मामले में कोई शहर सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, ठाणे, क्योंकि इसकी आबादी जो सबसे अधिक है किसी नगर के मामले में। अगर ग्रामीण आबादी की बात करें तो 68.8%। और गांव मतलब कि यूपी के जो गांव ग्रामीण लोग हैं ये ज्यादा मेहनती हैं। ये लोग जो है ज्यादा मेहनती हैं क्योंकि यूपी इसमें टॉप पर है, ग्रामीण आबादी में यूपी क्या है, टॉप पर है। और इनसे नीचे है सिक्किम। इनसे नीचे कौन सा है, सिक्किम सबसे कम है ग्रामीण आबादी में और यूपी सबसे ज्यादा है। ऐसी तरह महाराष्ट्र सबसे ज्यादा शहरी आबादी में है और यहाँ पे भी सिक्किम जो है सबसे कम है। अब बात करते हैं हम सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही होता है हमारा क्या, सेक्स रेशियो। अब देखिए सेक्स रेशियो की बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर महिलाएं नहीं हैं तो पुरुष बेकार है, पुरुष नहीं है तो महिलाएं बेकार हैं। इस नाते इसका सामान्य रेशियो होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो भारत में अगर 2011 के समय 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। महिलाएं सबसे ज्यादा कमी होती हैं
पुरुष ही ज़्यादा होते हैं और लोगों को बेटियों को ही बोझ समझा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे भी देख रहे हो, आप नहीं भी तैयारी मान लिया करते हो तो कोई बात नहीं, बट आप देखिए तो 1000 पुरुष हैं तो 940 क्या है, महिलाएं हैं। मतलब 60 तो ऐसे ही रण में बैठने हैं। अगर आप इस तरीके से अगर 2011 की स्थिति ही अभी भी रही हो तो इस नाते हमें क्या करना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो 940 रेशियो 1000 का था उस समय सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार। अगर हम बात करें तो केरल चूंकि पढ़ा लिखा राज्य है तो पढ़े लिखे जैसी बात करेगा, तो केरल का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब माना गया कि केरल में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। लड़के खुश हो जाएंगे कि अरे ऐसा भी होता है क्या। हाँ, केरल जो है वो केरल में क्या है कि 1084 अगर महिलाएं हैं तो उसकी जगह पर 1000 जो है हमारे पुरुष हैं। ये है राज्यवर। अगर यूटी की बात करें, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो पौंडीचेरी में 1037 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पर। तो लड़के कहाँ जाना चाहेंगे भाई, यहीं तो जाना चाहेंगे, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। क्यों, तो पौंडीचेरी में हाईएस्ट होता है और केरल में क्या है, केरल में हाईएस्ट है, पौंडीचेरी में हाईएस्ट है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में केरल के बाद किसका नंबर आता है, तमिलनाडु में 996 है 1000 पर। अब ये तो दो टॉप के राज्य हो गए, केरल और तमिलनाडु सेक्स रेशियो के मामले में। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर इसका सेक्स रेशियो है 886। इसका सेक्स रेशियो कितना है, 886। मतलब 1000 पुरुष हैं तो 886 ही महिलाएं हैं 2011 के आंकड़े के अनुसार। इस नाते हरियाणा वाले बच्चे, अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसको कभी भी बेटियों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए आपकी इस राज्य की स्थिति क्या है कि 1000 पुरुष हैं तो उसके सामने महिलाएं सिर्फ 886 ही हैं। और दमनदीव की बात करें तो सबसे खराब यूटी के मामले में, सेक्स रेशियो के मामले में यूटी जो है दमनदीव रहा, क्योंकि इसका जो है इसका है 888। इनकी भी स्थिति बहुत खराब रही। तो हरियाणा और दमनदीव राज्य और यूटी के हिसाब से सबसे खराब सेक्स रेशियो वाले राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा हैं। दोनों का होना जरूरी है। महिलाएं बहुत ज्यादा हो गई, पुरुष कम रह गए तभी दिक्कत है। इस नाते एक सामान्य सा बैलेंस जो भगवान ने बनाया है वैसा बैलेंस हमें बनाकर चलना ही चाहिए। और देखिए अगला लास्ट टॉपिक है जो है ये आपका है प्रजनन दर। प्रजनन दर की बात करते हैं, मतलब कौन ज्यादा तेजी से मेहनत कर रहा है जनसंख्या से निकलने के मामले में। तो भाई देखिए सबसे मेहनती लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे मेहनती लोग जनगणना के अनुसार मेघालय में पाए गए कि मेघालय के लोग जो है 27.9 की तेजी से प्रगति कर रहे हैं, बहुत तेजी मेहनत कर रहे हैं और ये पूरा भारत को नंबर 1 जनसंख्या बनाने में सबसे आगे निकल रहे हैं मेघालय के लोग। और अरुणाचल प्रदेश 26, उसमें सबसे कम जो है ये उसके बाद 27 ये निकल रहे हैं। और मेघालय के बाद दूसरे नंबर पे जो मेहनत कर रहे हैं लोग ये है अरुणाचल प्रदेश के 26% जो है इनकी प्रजनन दर आकी गई है। और सबसे कम नागालैंड। देखिए नागालैंड ने तो एक कमाल ही कर दिया। नागालैंड में ये देखा गया कि नागालैंड की जो प्रजनन दर है ये कम हो गई, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है ये कम हो गई। ऐसा बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि कहीं पर जो वो हो रही हो, प्रजनन दर हो रही हो या कहीं की जनसंख्या कम हो जाए, अधिकतम जनसंख्या बढ़ती ही है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना भी जरूरी है कि नागालैंड में -0.16 रही, इसकी 0.6 रही प्रजनन दर, मतलब नागालैंड की जनसंख्या कम हुई है। दूसरे नंबर पर केरल, चूंकि केरल पढ़ाई लिखाई ध्यान देता है ज्यादा, तो ज्यादा मेहनत तो इनसे होगी नहीं इस मामले में, तो 4.9 ही रही, मतलब ये केवल 4.9 की गति से ही मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको केरल को अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर हम यूटी की बात करें तो भैया जो नगरी में रहेगा दादा बनकर, वो तो ज्यादा मेहनत करेगा ही ना। तो इनका रहा 555.9, सबसे हाईएस्ट इन्होंने रिकॉर्ड किया दादर नगर हवेली ने बढ़ने में, प्रजनन दर में। और लक्षद्वीप जो है ये सबसे कम रहा। ये रहा पूरा जनगणना का पूरा, ये जैसा मैंने जितना कंटेंट बनाया आपके लिए, इससे ज्यादा किसी भी वनडे एग्जाम में आपको जनसंख्या से सवाल नहीं देखने को मिलेगा। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे चैनल पे इतना प्यार आपने बनाया कि 2 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराए। और आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू कि मेरा छोटा सा चैनल है और उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जनसंख्या में जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने इसमें इंक्लूड किया। अगर कोई भी चीज़ आपको लगता हो कि भाई इसमें और शामिल करना चाहिए तो ज़रूर उसको आप कमेंट में बताइए। और देखिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर शुरुआत की जाती है, तो अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं, किसी चीज़ को आप समझ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने उस शुभचिंतक को जरूर शेयर करिए, उस आदमी को जरूर शेयर करिए जिसके लिए आप अच्छा समझते हो, और उस व्यक्ति को
अगर कोई चीज़ खराब लगती हो तो कभी मत शेयर करिए और उसको वहीं पर कमेंट लिखिए कि इस वीडियो को कभी मत देखना, अपना समय बर्बाद ना करना, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है तो फिर लौट के आने वाला नहीं है। तो चलिए अब मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, और कल एक नए टॉपिक से आपके साथ जुड़ेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में प्रथम, और उसके बाद कल ही एक मेरी वीडियो आएगी आर्टिकल को लेकर, क्योंकि बच्चों को भाग 1 भाग 2 दो चीज, भाग 1 भाग 2 भारतीय संविधान का कल हमारी 2 वीडियो आएगी, तो उसमें भी अपना बहुत बहुत प्यार बनाइएगा। और ये जनसंख्या जो आज मैंने बताया उसमें क्या कमी लगी है तो प्लीज बताइएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।